आप देखते हैं नेक्स्ट क्रेडिटर। अब ये क्रेडिटर क्या होता है, तो क्रेडिटर को समझते हैं। क्रेडिटर के साथ ही हमारे पास दो टर्म और आएंगी, एक होगा हमारा बिल्स पेबल और दूसरा होगा हमारा ट्रेड पेबल। तो इसको भी हम समझेंगे कि आखिर बिल्स पेबल क्या होता है और ट्रेड पेबल क्या होता है। फिर हमें एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सैंपल भी देखना है। तो अगर मैं बात करूं क्रेडिटर की, तो क्रेडिटर कौन होता है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर आप ये एग्जांपल देखो, यहाँ पर ये हमारा ग्रोसरी स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर का बिजनेस है। इस बिजनेस के अंदर जितना भी ये आइटम रखा हुआ है, ये सारा आइटम बिजनेस के लिए गुड्स कहलाता है। और बिजनेस जब भी इन आइटम्स को, इन गुड्स को क्रेडिट में सेल करता है, तो उस केस में बिजनेस का डेटर इंक्रीज हो जाता है। जो भी कस्टमर गुड्स को उधार में खरीदेगा वो बिजनेस के लिए डेटर कहलाएगा। ये बात तो हमें पता है, ये तो हम देख के आ चुके हैं कि डेटर का मतलब होता है वो पर्सन जो बिजनेस से उधार में गुड्स खरीदता है। तो यहाँ पर ये हमारा कस्टमर जिसको बिजनेस ने गुड्स सेल करे, ये बिजनेस के लिए डेटर कहलाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो आप देखते हैं कि क्रेडिटर क्या होता है। तो देखो, जितना भी ये गुड्स बिजनेस के अंदर पड़ा हुआ है, इन गुड्स को बिजनेस सेल करता है। अब सेल चाहे कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो, वो एक अलग बात है। तो बिजनेस यहाँ पर गुड्स को सेल करेगा, लेकिन सेल करने के लिए गुड्स होने भी तो चाहिए। ये जितना भी सामान यहाँ पर रखा हुआ है, जितने भी गुड्स यहाँ पर रखे हुए हैं, ये गुड्स बिजनेस के पास कहाँ से आते हैं? क्या अपने आप कहीं जादू से आ जाते हैं? ऐसा तो नहीं है। बिजनेस इन गुड्स को परचेज करता होगा, तभी तो बिजनेस के पास ये गुड्स आते होंगे। कोई ना कोई तो इस ग्रोसरी स्टोर का सप्लायर होगा जो इस ग्रोसरी स्टोर को गुड्स सप्लाई करता है, तभी तो इस बिजनेस के पास गुड्स आते हैं और वो इन गुड्स को आगे फर्दर कस्टमर को सेल करता है। तो यहाँ पर हमें यही देखना है कि आखिर कौन है जो इस ग्रोसरी स्टोर को गुड्स सप्लाई करता है। इस ग्रोसरी स्टोर का सप्लायर कौन है? तो लेफ्ट साइड में देखो, यहाँ पर हमारा सप्लायर है जो कि बिजनेस को गुड्स सप्लाई करता है। तो सप्लायर बिजनेस को गुड्स सप्लाई करेगा और बिजनेस इन गुड्स को आगे कस्टमर को फर्दर सेल करेगा। तो अगर मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो बिजनेस जब कभी भी क्रेडिट सेल करता है तो उस केस में बिजनेस के अंदर डेटर आ जाता है। उसी तरीके से बिजनेस जब कभी भी क्रेडिट परचेस करता है तो उस केस में बिजनेस के अंदर क्रेडिटर आ जाता है। अगर ये जो ग्रोसरी स्टोर है ये सप्लायर से कैश में गुड्स परचेस करे, तो फिर उस केस में हम इस सप्लायर को क्रेडिटर नहीं कहेंगे, ये सप्लायर सप्लायर ही कहलाएगा। क्रेडिटर वर्ड वहीं पर आता है जहां पर क्रेडिट परचेस की बात होती है। इस ग्रोसरी स्टोर ने सप्लायर से गुड्स परचेस करे हैं ऑन क्रेडिट। तो जब भी गुड्स ऑन क्रेडिट परचेस करे जाएंगे तो उस केस में इस सप्लायर को हम क्रेडिटर के नाम से जानेंगे। बिजनेस इस सप्लायर को क्रेडिटर बोलेगा। तो समझ में आ रहा है? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ डेटर से बिजनेस के पास पैसा आता है कि जाता है? तो आपका जवाब क्या होगा कि डेटर से बिजनेस के पास हमेशा पैसा आता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रेडिटर से बिजनेस के पास पैसा आता है कि जाता है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि क्रेडिटर की वजह से बिजनेस से हमेशा पैसा जाता है, क्योंकि क्रेडिटर का मतलब है कि बिजनेस परचेस कर रहा है, सामान खरीद रहा है। तो जब कभी भी हम सामान खरीदते हैं तो हमारे पास भले ही सामान आ जाए, लेकिन बदले में हमारे पास से पैसा तो जाता ही है ना। यहाँ पर उधार में सामान खरीदा गया है तो पैसा अभी नहीं जा रहा, लेकिन फ्यूचर में तो जाएगा ही जाएगा, कभी ना कभी तो पेमेंट करनी पड़ेगी। उसी तरीके से अगर जब कभी भी हम कोई सामान बेचते हैं, सेल करते हैं, तो उस केस में भले ही हमारे पास से सामान चले जाए, लेकिन बदले में हमारे पास पैसा तो आएगा। कैश में सेल करेंगे तो तुरंत आ जाएगा, क्रेडिट में सेल करेंगे तो कुछ टाइम बाद आएगा, लेकिन पैसा तो आएगा ही आएगा। तो डेटर की वजह से बिजनेस के अंदर हमेशा पैसा आता है, जबकि क्रेडिटर की वजह से बिजनेस से हमेशा पैसा जाता है। तो मैंने आपको असेट और लायबिलिटी को लेकर एक सिंपल सा रूल बताया था कि जब भी बिजनेस के पास पैसा आए, बिजनेस को किसी चीज से बेनिफिट होने वाला हो, तो उस केस में उस आइटम को बिजनेस एसेट बोलता है। यहाँ पर डेटर जो है वो बिजनेस का एसेट है। इस डेटर से बिजनेस के पास पैसा आने वाला है। वहीं पे दूसरे साइड देखो, अगर हम क्रेडिटर की बात करें तो क्रेडिटर कौन होता है? जिससे हम उधार में गुड्स परचेस करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि बिजनेस अगर किसी से उधार लेता है तो उस केस में वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है। अब चाहे उधार कैश में लिया जाए, चाहे गुड्स में लिया जाए, चाहे एसेट के तौर पर लिया जाए, उधार का मतलब उधार होता है। तो यहाँ पर अगर बिजनेस इस क्रेडिटर से उधार में गुड्स परचेस कर रहा है तो बिजनेस को कभी ना कभी तो इसका पैसा चुकाना ही होगा। भले ही अभी ना चुकाए, लेकिन कभी ना कभी तो लौटाना ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्रेडिट में गुड्स खरीदते ही बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी आ गई, बिजनेस के सर पे लायबिलिटी बढ़ गई। तो क्रेडिटर जो है बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है, जबकि डेटर जो है बिजनेस के लिए एसेट होता है। तो समझ में आ रही है आपको बात? क्रेडिटर और डेटर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ अच्छे से? यहाँ पर इसको भी देख लो एक बार। जब हम बात करते हैं परचेजेस की, तो परचेजेस का मतलब होता है परचेज ऑफ गुड्स। अब गुड्स को दो तरीके से परचेज कर सकते हैं, एक होता है हमारा कैश परचेज, दूसरा होता है हमारा क्रेडिट परचेज। या तो हम इमीडिएटली कैश पेमेंट करके गुड्स परचेज कर लें, तो उस केस में तो कोई क्रेडिटर की बात नहीं आएगी। सिंपल सी बात है, हम गुड्स कैश में परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास गुड्स आ जाएगा और हमारे पास से कैश चले जाएगा। जबकि यहीं अगर हम क्रेडिट में गुड्स परचेज करें तो उस केस में क्या होगा? गुड्स तो भले ही हमारे पास आ जाएगा, लेकिन हमारे पास से अभी कैश तो नहीं गया, अभी फिलहाल के लिए हमारे
हमारे सर पे लाइबिलिटी क्रिएट हो गई और उस लाइबिलिटी को हम क्रेडिटर का नाम देते हैं। अब देखो एक सवाल और पूछता हूँ आपसे मैं, जब आपने गुड्स क्रेडिट में सेल करे थे तो उस केस में आपने अपने अकाउंट्स के अंदर उस कस्टमर का नाम लिखा था जिसने आपसे उधार में सामान खरीदा था। अब मुझे ये बताओ कि अगर आप खुद किसी सप्लायर से क्रेडिट में गुड्स परचेस करते हो तो उस केस में क्या वो सप्लायर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपका नाम नहीं लिखेगा? तो बिल्कुल लिखेगा। बिजनेस इस सप्लायर को अपना क्रेडिटर बोल रहा है, जबकि अगर हम सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो सप्लायर ने तो बिजनेस को क्रेडिट सेल करी है। तो सप्लायर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इस बिजनेस का, इस ग्रोसरी स्टोर का नाम नोट करके रखेगा कि मैंने इसको क्रेडिट सेल करी है। तो सप्लायर इस बिजनेस को कहेगा कि ये बिजनेस मेरा डेटर है, जबकि ये बिजनेस इस सप्लायर को कहेगा कि ये सप्लायर मेरा क्रेडिटर है। तो अगर मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बिजनेस ने जिससे पैसा लेना है वो बिजनेस का डेटर और बिजनेस ने जिसको पैसा देना है वो बिजनेस का क्रेडिटर। तो यहाँ पर एक बार क्रेडिटर को देख लेते हैं। The term creditor represent those person or entity from whom goods have been purchased or services have been received on credit। तो क्रेडिटर कौन होता है? वो पर्सन होता है या फिर वो एंटिटी होती है जिससे हम गुड्स परचेज करते हैं या सर्विसेज रिसीव करते हैं ऑन क्रेडिट। तो समझ में आ रही है आपको बात? इसके दो एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये ग्रोसरी स्टोर है, ये किसी इंडिविजुअल से गुड्स परचेज करता है तो ग्रोसरी स्टोर के लिए ये इंडिविजुअल क्रेडिटर कहलाएगा। जबकि दूसरी साइड देखो, ये ग्रोसरी स्टोर अगर किसी फर्म से, किसी एंटिटी से गुड्स परचेज करता है ऑन क्रेडिट, यहाँ पर ये जो हमारा क्रेडिटर है जिससे गुड्स परचेज करे जा रहे हैं, ये क्रेडिटर को इंडिविजुअल नहीं है, ये पूरा का पूरा बड़ा सा बिजनेस हाउस है जिससे ग्रोसरी स्टोर उधार में गुड्स खरीद रहा है। तो यहाँ पर ग्रोसरी स्टोर के लिए ये क्रेडिटर जो है ये एक बिजनेस एंटिटी है। तो क्रेडिटर जो है इंडिविजुअल भी हो सकता है या फिर कोई बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है, बड़ी बिजनेस फर्म भी हो सकती है। क्रेडिटर तो हमारा कोई भी हो सकता है जहां हमें सस्ता पड़ेगा। अगर हमें होलसेल में कोई बड़ी दुकान से सस्ता पड़ेगा तो हम वहां से खरीद के ले आएंगे। अगर हमें कोई इंडिविजुअल से सस्ता सामान मिलेगा तो हम उससे ले लेंगे। एग्जाम्पल देख लो इसका, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर ए फॉर ₹5 लाख ऑन क्रेडिट। हियर मिस्टर ए इज अ क्रेडिटर फॉर द बिजनेस। तो बिजनेस ने ए से 5 लाख का गुड्स खरीदा उधार में, तो उस केस में बिजनेस के लिए मिस्टर ए जो है वो क्रेडिटर कहलाएगा। अब बात करते हैं बिल्स पेबल की। तो जिस तरीके से बिल रिसीवेबल था उसी का ठीक अपोजिट है बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल टर्म भी हमारी बिल्स ऑफ एक्सचेंज से जुड़ी हुई है। तो एक बार पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट देख लेते हैं, सैंपल देख लेते हैं, उसके बाद इस टर्म को समझेंगे। तो यहाँ पर देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कुछ इस टाइप का होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एग्जांपल है ये, जिसके अंदर बायर का नाम है मोहन और सेलर का नाम है राम। तो राम ने क्रेडिट सेल करी मोहन को, तो यहाँ पर मोहन ने राम से उधार में गुड्स खरीदे, या हम इसको ये भी कह सकते हैं राम ने मोहन को उधार में गुड्स बेचे। आपकी मर्जी, आप किसी भी तरह कह सकते हो। तो आप बताओ यहाँ पर डेटर कौन है और क्रेडिटर कौन है? सेलर है हमारा राम, राम ने उधार में गुड्स बेचे तो राम के पास मोहन से पैसा आने वाला है, भले ही अभी नहीं आया लेकिन कुछ टाइम बाद आएगा। तो उस केस में राम इस मोहन को अपना डेटर बोलेगा। जबकि अगर मैं वही मोहन की बात करूं तो मोहन ने राम से उधार में गुड्स खरीदे, तो मोहन ने अभी भले ही पैसा ना दिया हो लेकिन कुछ टाइम बाद मोहन के पास से पैसा जाने वाला है और किसके पास जाएगा? राम के पास। तो मोहन के लिए राम क्रेडिटर है। तो समझ में आ रही है आपको बात? तो यहाँ पर जो है राम ने ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया। हमेशा ध्यान रखना जिसने पैसा लेना होता है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को तैयार करता है। तो राम ने ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया 10 सितंबर 2023 को, ऊपर डेट भी डाली हुई है। तो यहाँ पर मोहन ने राम को बोला हुआ है कि तुम मुझे अभी उधार में सामान दे दो, 2 महीने बाद मैं इसकी पेमेंट कर दूंगा। तो राम ने बोला ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना देता हूँ, तुम उसके ऊपर साइन कर दो। तो यहाँ पर राम ने जो है ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज तैयार कर दिया, जिसमें राम ने लिखा कि मिस्टर मोहन जो कि बायर है हैज टू पे ₹5,000 आफ्टर 2 मंथ्स। 2 महीने बाद जो है मोहन 5,000 रुपए पे करेगा। अब राइट साइड में राम ने अपने साइन कर दिए। तो राम जो है वो सेलर है जो कि इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मेकर है। तो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मेकर होता है उसको हम ड्रॉर के नाम से भी जानते हैं। ड्रॉर कौन है? जिसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करा। तो किसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया? राम ने। तो राम को हम मेकर कहेंगे या फिर ड्रॉर कहेंगे। तो राम जो है इस बिल को लेकर जाएगा मोहन के पास और मोहन से कहेगा कि तुम इस बिल के ऊपर साइन करो। तो मोहन जो है लेफ्ट साइड पे इस बिल के ऊपर साइन कर देगा। तो जैसे ही मोहन ने इस बिल के ऊपर साइन करा, माना जाएगा कि मोहन ने इस बिल को एक्सेप्टेंस दे दी। तो जैसे ही इस बिल के ऊपर मोहन की एक्सेप्टेंस मिली, वैसे ही राम के लिए ये बिल रिसीवेबल कहलाएगा, क्योंकि जैसे ही मोहन ने एक्सेप्टेंस दे दी वैसे ही कंफर्म हो गया कि राम के पास 2 महीने बाद इस बिल के वजह से पैसा आएगा। तो राम के लिए ये बिल कहलाएगा बिल रिसीवेबल। जबकि यहीं अगर हम मोहन की बात करें तो मोहन ने इस बिल के ऊपर अपनी एक्सेप्टेंस दी है, तो मोहन की जेब से पैसा जाने वाला है, इस बिल की वजह से मोहन की जेब से पैसा जाने वाला है। तो मोहन के लिए ये बिल कहलाएगा बिल्स पेबल। मोहन के लिए ये बिल पेबल है। तो जो पर्सन इस बिल को एक्सेप्ट करता है उसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो होता है हमारा ड्रॉई। तो मोहन यहाँ पर हमारा ड्रॉई कहलाएगा। तो समझ में आ गया आपको? तो अब चलते हैं वापस अपने बिल्स पेबल के ऊपर। तो अगर मैं बिल्स पेबल की बात करूं तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कई बार जो है सेलर अपने पैसों की सिक्योरिटी के लिए एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाता है। तो सेलर के लिए तो ये बिल रिसीवेबल कहलाता है, जबकि बायर के लिए ये बिल्स पेबल कहलाता है। तो यहाँ पर अगर हम बिल्स पेबल की बात करें, बिल्स पेबल मीन्स अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज accepted by the person
और एंटरप्राइज, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करा जाएगा डेटर के द्वारा, द अमाउंट ऑफ विच विल बी पेबल ऑन द स्पेसिफाइड डेट। तो एक स्पेसिफाइड डेट लिख दी जाती है जिस स्पेसिफाइड डेट पर ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज की अमाउंट पेबल होती है। अब अगर हम बात करें ट्रेड पेबल की, तो ट्रेड पेबल क्या होता है? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने ट्रेड रिसीवेबल देखा था। अगर हम डेटर और बिल्स रिसीवेबल को एक साथ जोड़ दें तो हमारा ट्रेड रिसीवेबल बन जाता है। उसी तरीके से अगर हम क्रेडिटर और बिल्स पेबल को एक साथ जोड़ दें तो हमारा ट्रेड पेबल बन जाता है। ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस, तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर आपको जो भी पैसा पे करना है वो आपके लिए ट्रेड पेबल कहलाएगा। इट इज द अमाउंट पेबल फॉर द परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज टेकन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ट्रेड पेबल इंक्लूड्स बोथ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हमने क्रेडिटर का मतलब भी देख लिया, बिल्स पेबल का मतलब भी देख लिया, ट्रेड पेबल का मतलब भी देख लिया, और साथ के साथ हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक सैंपल भी देख लिया। तो क्लियर है आपको? अभी तक के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं?